यूपी के मानसून सत्र का हंगामेदार आगाज हुआ। जहां सरकार और विपक्ष में जमकर वार पलटवार हुआ, तो नेता प्रतिपक्ष को लेकर सियासी बयानबाजी अब भी जारी है। समाजवादी पार्टी से माता प्रसाद पांडे ने नेता प्रतिपक्ष का भार संभाला, जिस पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बड़ा हमला बोला। केशव प्रसाद मौर्य ने निशाना साधा कि अखिलेश यादव की असलियत सामने आ गई। पीडीए 40 पढ़ने वालों में मायूसी है। वहीं केशव ने तंज भी कसा कि चाचा आस लगाए थे, लेकिन भतीजे ने एक बार फिर से निराश कर दिया। केशव मौर्य के बयान पर शिवपाल यादव ने पलटवार किया और कहा कि केशव प्रसाद मौर्य बड़बोले नेता हैं। शिवपाल यादव ने यह भी कहा कि केशव मौर्य अपना विभाग भी नहीं संभाल पा रहे। तो वहीं मायावती ने भी नेता प्रतिपक्ष पर सवाल उठा दिए और आरोप लगाया कि एसपी में पीडीए के लिए जगह ही नहीं है। वहीं सीएम योगी ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ओबीसी समाज में बजरंग बली की ताकत छिपी है। ओबीसी समाज को खुद पहचानना है। रावण की लंका जलाने में देर नहीं लगेगी। इसी पर शुरू करेंगे डिबेट, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। नियम 56 मद में आएगा तो मैं आपको सुनूंगा। नेता प्रतिपक्ष पर तकरार, बीजेपी का पीडीए वाला वार। केशव का अखिलेश पर हमला, अब पीडीए क्यों बदला? श्री अखिलेश यादव जी का असली चेहरा सामने आया। तथाकथित पीडीए के नाम पर गुमराह करके लोकसभा चुनाव में वोट लिए हैं, उस वर्ग से आने वाले नेता बहुत मायूस हैं। बड़े सपने संजोए हुए थे, चाचा भी सपने संजोए हुए थे। मायावती का सवाल, अखिलेश ने क्यों किया गुमराह? समाजवादी पार्टी सभी जात धर्म बिरादरियों की पार्टी है। क्या पीडीए के अंदर अगड़े नहीं आते? क्या पीडीए के अंदर आधी आबादी महिला नहीं आती? क्या पीडीए के अंदर मुसलमान नहीं आता? क्या पीडीए के अंदर पिछड़ा दलित नहीं आता? योगी का एसपी पर प्रहार, अब नहीं एक ही जाति परिवार। समाजवादी पार्टी के वही मोहरे जो लोग 86 में से 56 एक ही परिवार और एक ही जाति विशेष के लोगों को भरने का काम किए थे, वे लोग आज प्रश्न खड़ा करते हैं। नेता प्रतिपक्ष पर बयान, जारी सियासी घमासान। पता चला चाचा मुंह फुलाए बैठे अखिलेश जी के। दो और नेता लाइन में ओबीसी के लगे थे कि उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा, वो मुंह फुलाए बैठे हैं। अभी सपा में जैसे लगता है एक और भगदड़, बड़ी भगदड़ मचने वाली। ये केवल लखनऊ से दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ और अपना विभाग में कुछ चला तो पा नहीं रहा। और मुख्यमंत्री ने खुद ही उनको झुंझुना पकड़ा दिया है, कोई काम पे तो नहीं। और चर्चा के लिए गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। एसएन सिंह जी हैं बीजेपी प्रवक्ता, मनीष सिंह जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, इसके अलावा अजयवीर सिंह जी हमारे साथ हैं, आरएलडी स्पोक्स पर्सन, डॉक्टर परमवीर सिंह राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अब से थोड़ी देर में कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे बीच में होंगे, लेकिन शुरुआत एसएन सिंह जी आपसे करने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी जो कि मानसून ऑफर लेकर के आई थी, उसका यह कहना है, अब भी वो इसी बयान पर बनी हुई है कि वो लगातार जारी है। उसके मानसून ऑफर का जवाब है कि आप ये कह रहे हैं कि देखिए एक बार फिर से भतीजे ने चाचा को नेग्लेक्ट किया, चाचा की पूछ नहीं हुई, चाचा का सम्मान नहीं हुआ। जी हम नहीं कह रहे। शिवपाल जी आज एक बड़ा सुंदर शेर सुना रहे थे सुबह से। उन्होंने कहा कि मैं तुम पर हर बार भरोसा करता हूँ, इतना सच्चा झूठ तुम्हारा लगता है। आस्था जी दोबारा कह दूं, शिवपाल जी ने कहा मैं तुम पर हर बार भरोसा करता हूँ, इतना सच्चा झूठ तुम्हारा लगता है। और आस्था जी इससे एक कदम आगे बढ़ के अगर देखेंगे तो गांव में कहावत है कि वृथा न जाए देव ऋषि वाणी। आस्था जी जो बुजुर्ग कहते हैं, देवता कहते हैं, ऋषि मुनि कहते हैं, वो सत्य होता है। आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने कहा था कि अखिलेश किसी के हो नहीं सकते हैं। वो चाचा के लिए भी कहा, पीडीए के लिए भी कहा, दलितों के लिए भी कहा और सुपर चाचा के लिए भी कहा
जो फाउंडेशन डे से थे। तो मुझे लगता है कि आज वो वृथा न जाए देवरी सिवाड़ी, आज वो पूरी हो रही है कि अखिलेश किसी के हो नहीं सकते। आज अखिलेश जी ने शिवपाल जी के सारे दरवाजे बंद कर दिए, ये दिखाते हुए कि आने वाला रास्ता अब शिवपाल जी के पास जाता ही नहीं है। 2022 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था उस समय भी चर्चा हुई थी न्यूज 18 पर कि शिवपाल यादव जी को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा, तब स्वयं आदरणीय अखिलेश यादव जी बन जाते हैं और वो दरवाजा बंद हो जाता है। जब ये दिल्ली चले जाते हैं तो ये माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में हो सकता है कि चाचा जी को बड़ी जिम्मेदारी मिले, हो सकता है कि आने वाले समय में कभी अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बने तो मुख्यमंत्री पीडीए से कोई होगा, दलित से होगा, अल्पसंख्यक समाज से होगा, हो सकता है शिवपाल जी होंगे। लेकिन आज अखिलेश जी ने पूरी तरह से शिवपाल जी के लिए सारा दरवाजा बंद कर दिया, क्योंकि माता प्रसाद जी तो रिमोट कंट्रोल से चलेंगे ना, वो रिमोट कंट्रोल की चाबी किसके पास है? आदरणीय अखिलेश यादव जी के पास। तो मुझे लगता है कि फाउंडेशन डे से जो मनीष जी को मैं चर्चा में लाऊंगी। मनीष जी, आप लोग मानसून ऑफर की रट लगा रहे थे, लेकिन अब बीजेपी कह रही है देख लीजिए एक बार फिर से सम्मान नहीं हुआ चाचा का। उम्मीद लगाई थी शिवपाल यादव ने, रिमोट कंट्रोल से चलेंगे माता प्रसाद पांडे। आस्था जी, बहुत अच्छा और वाजिब सवाल आपने किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की और इनके पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो व्याकुलता है उसको इनके चेहरे की भाव भंगिमा से पहचानने की कोशिश करिए। बाबू एसएन सिंह जी हमारे पूरब से आते हैं, देवरिया से आते हैं। अब ये किस राजनीतिक जीवन को जी करके आए हैं वो तो यही जानते होंगे, लेकिन आज पिछड़ा प्रकोष्ठ की भारतीय जनता पार्टी की बैठक थी और केशव प्रसाद मौर्य जी और ब्रजेश पाठक जी दोनों लोग मंच पर मौजूद थे। और जैसे ही उनको सूचना मिली कि योगी आदित्यनाथ जी इस बैठक में शरीक होने के लिए आ रहे हैं, वैसे ही दोनों उप मुख्यमंत्री वहां से दाएं और बाएं रास्ते निकल गए। उन्होंने योगी आदित्यनाथ का सम्मान नहीं किया और वहीं से पार्टी के एक प्रवक्ता इस समय प्रवचन कर रहे हैं हमारी पार्टी के अंदर के बीच की बात। एक शायरी इन्होंने सुनाया, उसके परिप्रेक्ष्य में एक शेर मैं भी कहना चाहता हूं। सबको विंडो में रखा कहा है केशव प्रसाद मौर्य ने कि तुम्हें, सुन लीजिए, हाँ, उन्होंने कहा कि तुम्हें अपनों से कब फुर्सत, मैं अपने गम से कब खाली, चलो हो चुका मिलना, न तुम खाली न मैं खाली। चलिए, कैप्टन अभिमन्यु त्यागी हमारे बीच में अभी ज्वाइन किया है उन्होंने। अभिमन्यु जी, एक बार फिर से पीडीए और पिछड़ों की जो राजनीति है उसको आप देखिए। पार्लियामेंट में आज राहुल गांधी ने हलवे की बात कही, उन्होंने जो हलवा सेरेमनी थी उसके तस्वीरों में अधिकारियों की जातियां देखी। समाजवादी पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष बनाया तो कहा गया अब कहां गया पीडीए। मायावती भी यही सवाल पूछ रही हैं। देखिए, जो आस्था जी, जो असल मुद्दा है वो ये है कि जनता का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। हम इंडिया अलायंस बनाकर मैदान में इसलिए आए क्योंकि जो लोकतंत्र का जिस तरह से मखौल उड़ाया जा रहा था तो उसके लिए एक साथ आना जरूरी था। संविधान के लिए चुनौती थी। और जहां तक देखिए पीडीए की बात है, वो समाजवादी पार्टी का, वो माननीय अखिलेश यादव जी का खुद का मुद्दा है। उसके बारे में ज्यादा तो हमारे जो समाजवादी पार्टी के साथी है वो बता पाएंगे। लेकिन मैं अपने दल के बारे में बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने बिजली का मुद्दा, किसान की समय सिंचाई का बहुत जरूरत है, बिजली का मुद्दा, गांव में घोषित तौर पे कट डाउन हो रहा है लगातार, और साथ में महिला पेंशन बढ़ने की जो मांग की गई है तो हम लोगों ने ये मांग की है। और जहां तक देखिए जो आप पीडीए की बात कर रही है उसके बारे में बेहतर है कि हमारे समाजवादी पार्टी के जो साथी बैठे हैं उनसे ये वाला सवाल पूछा जाए। अजय वीर सिंह जी हैं आरएलडी प्रवक्ता हमारे बीच में। अजय वीर जी, माता प्रसाद पांडे लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने हाउस के अंदर, तो अब सवाल ये उठाया जा रहा है कि पीडीए सिर्फ चुनाव में वोट मांगने के लिए था। यही मायावती कह रही हैं और यही बीजेपी कह रही है। आस्था जी, देखिए अभी 2 महीने पहले लोकसभा का चुनाव हुआ है और लोकसभा के चुनाव में विपक्ष ने पीडीए के नाम पर पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यकों के नाम पर वोट लेने का काम किया था। सबको ये उम्मीद थी कि प्रतिपक्ष का जो पद अखिलेश जी के लोकसभा में जाने से खाली हुआ है उसे अखिलेश जी कम से कम किसी दलित को देने का काम करेंगे। अब विपक्ष दलितों की वोट लेना चाहता है लेकिन दलित को कोई जिम्मेदारी नहीं देना चाहता, कोई पद नहीं देना चाहता। माता प्रसाद जी एक सीनियर नेता हैं समाजवादी पार्टी के, ये अंदर की अपना उनकी पार्टी की बात है, लेकिन जिस पीडीए के नाम पर आप वोट मांगने का काम कर रहे थे, अच्छा होता आप इस पद पर किसी दलित को बिठाने का काम करते, किसी पिछड़े को बिठाने का काम करते, किसी अल्पसंख्यक को बिठाने का काम करते। विपक्ष को सिर्फ पीडीए वालों की वोट लेने का काम करते हैं, उनको कोई जिम्मेदारी या कोई सम्मान देने का काम विपक्ष नहीं करता। ठीक है, और इस बीच एक बड़ी खबर बता दें, अब आपको सीएम योगी का एक बड़ा बयान भी सुनवाते हैं जो उन्होंने ओबीसी को लेकर दिया है। लखनऊ में
ओबीसी मोर्चे की बैठक में सीएम योगी ने कहा है कि ओबीसी समाज में बजरंग बली की ताकत छिपी है। ओबीसी समाज को खुद को पहचानना है, रावण की लंका जलने में देर नहीं लगेगी। यह बड़ा बयान ओबीसी समाज को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। आपको वो बयान सुनवाते हैं। समाज में बजरंग बली की ताकत छुपी हुई है, बस उस ताकत को उजागर किए जाने की आवश्यकता है। उस ताकत को उजागर किए जाने की आवश्यकता है। रावण की लंका को जलाने में और उसको दहन करने में बहुत देर नहीं लगेगी। ये जो रावण आज गुमराह करके समाज को आपस में ही लड़ाने का काम कर रहा है, याद रखना, हमारा ओबीसी समाज मजबूत हो यह महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें सर्व समाज के साथ बेहतर समन्वय करके देश विरोधी और समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त तत्वों को बेनकाब करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्राण प्रण से जुटना है। मनीष जी, ओबीसी को बांटने वाली ताकतों को कड़ा संदेश दे रहे मुख्यमंत्री। वो कह रहे खुद के अंदर छिपी ताकत को पहचान ले तो रावण की लंका को भी जलने से कोई नहीं रोक सकता। आस्था जी थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। एक ही दिन में दो बयान और दो तरह के बयान। योगी आदित्यनाथ जी ने सदन में क्या कहा, यादव बिरादरी के बारे में, जो पिछड़े समाज के एक मजबूत नेतृत्वकर्ता बिरादरी के बारे में उन्होंने क्या कहा कि सपा के सरकार के समय में उनको इस तरह का लाभ दिया गया। और उसी तरह 1 घंटे बाद योगी आदित्यनाथ जी पिछड़े समाज में क्या कहते हैं कि एकजुट बनाना पड़ेगा, समाज को समन्वय के साथ उसको ताकत देना पड़ेगा। अब सोचिए कि एक ही नेता 1 घंटे के अंदर 2 तरह का बयान दे रहा है। अब की आस्था जी समझने वाली बात है कि उत्तर प्रदेश के राजनीतिक, सामाजिक और सरकार के जो ढांचा को देखिएगा तो महसूस होगा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार तो सतही सरकार है, बालू के ढेर पर बैठी हुई सरकार है। जैसे राज्यपाल कहां की हैं? गुजरात की हैं। मुख्यमंत्री जी कहां के हैं? उत्तराखंड के हैं। मुख्य सचिव जी कहां हैं? उत्तर प्रदेश के, तो बिहार के हैं। उद्योगपति कहां के? उत्तर प्रदेश में जो काम धाम कर रहे हैं वो कहां के हैं? तो गुजरात के हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों के पास क्या है? 25 करोड़ की इतनी बड़ी आबादी के पास क्या है? दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, योगी आदित्यनाथ जी को मैं चैलेंज करता हूं, पीडीए की पीडीए समाज, पीडीए की समाज की जवाब। अरे सुनिए एसएन सिंह, 10 सेकंड मनीष जी इस पर जवाब लेते हैं क्योंकि परमवीर जी भी इंतजार कर रहे हैं। अरे मनीष जी, स्पीच नहीं है ना, छोटी छोटी बयान दिया जाए। मनीष जी देखिए, अच्छी बात है, योगी आदित्यनाथ जी ने पूरा देश और पूरा प्रदेश ये कहता है, कोई एक बार नहीं, आप 4-4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाए और सब लोगों ने देखा है कि दलित माने भी परिवार, पिछड़े माने भी परिवार, अगड़े माने भी परिवार, परिवार और परिवार, सिर्फ परिवार। मुलायम सिंह जी को क्या आप महादलित मानते हैं और अखिलेश यादव जी को दलित मानते नहीं? आप तो माता प्रसाद पांडे जी के नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद तकलीफ दर्द क्यों हो गया? मैं चाहता हूं कि आज आप घोषणा करके जाएंगे, पीडीए परिवार के अगर हिस्सा हैं, राजनीति में आदरणीय अखिलेश यादव जी चले गए हैं तो आज आप घोषणा करके जाएंगे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति माता प्रसाद पांडे जी नेता प्रतिपक्ष बने तो आपके पेट में दर्द क्यों हो गया? हमारी पार्टी में इसे सभी लोगों ने स्वीकार किया, लेकिन आपके पेट में क्यों दर्द हो गया? अगर इतना ही दर्द है तो केशव प्रसाद मौर्य तो चाहते हैं मुख्यमंत्री बनना, तो क्यों नहीं बना दिया आपने? अरे व्याकुल तो है केशव प्रसाद मौर्य। मनीष जी जवाब देने दीजिए, एसएन सिंह जी को जवाब देने दीजिए। बोलिए, 10 सेकंड खत्म करिए एसएन सिंह जी। जब सरकार में रहेंगे तो कोई कार्य नहीं करेंगे, और जब सरकार में नहीं रहेंगे तो कहेंगे हम आके काम करेंगे। अरे जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, ऐसा नारा देने वाले सुनिए। देखिए, 4-4 बार उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार रही, आपने दलितों अयोध्या में देखिए, पूरी अयोध्या को लूट लिया, प्रभु श्री राम की धरती और धरा को लूट लिया आपने, का कार्य किया, 1000 करोड़ रुपए का भोजन कर गया, उसके बावजूद बैठकर सारे लोग लखनऊ आए थे, आज 10-10 हजार करोड़ की संपत्ति इकट्ठा करने का काम किया। तो मुझे लगता है कि दलित समाज का, आदिवासी समाज का, ओबीसी समाज के सारे प्रतिनिधित्व को समाप्त करने का कार्य अगर कोई किया तो समाजवादी पार्टी की सरकार की। तीसरी बात आस्था जी, दलितों पे सबसे ज्यादा अत्याचार किसके समय में? समाजवादी पार्टी की सरकार में। बाबा साहब की मूर्तियों को देखकर ये कमेंट करना कि उनकी उंगली तो ये दिखाती है कि ये जमीन कब्जा करने के लिए आजम खान साहब का बयान, तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी जो परिवार की पार्टी लौटेंगे फिर से चर्चा में। डॉक्टर परमवीर सिंह जी भी हमारे बीच में है, राजनीतिक विश्लेषक, उनसे समझते हैं। परमवीर जी, केशव प्रसाद मौर्य पर सपा हमले करेगी तो केशव प्रसाद मौर्य उसका जवाब देंगे। उधर से मानसून ऑफर आएगा तो ये शिवपाल यादव
का सम्मान नहीं हुआ उसकी बात करेंगे। पीडीए को लेकर आज राहुल गांधी ने देखिए संसद में किस तरह बजट के हलवा सेरेमनी से जोड़ते हुए कहा कि मुझे यहां कोई भी अधिकारी दलित आदिवासी समाज से नजर नहीं आ रहा, मुझे 73% यहां पर नजर नहीं आ रहा। मायावती कह रही है कि गुमराह किया जा रहा है, माता प्रसाद पांडे को बना दिया गया जबकि वोट आपने पीडीए के नाम पे मांगे। तो कुल मिलाके ये जो ओबीसी पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द विपक्षी मोर्चा सजा था चुनाव से पहले, अब चुनाव के बाद धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो रणनीति है वो बदलाव की ओर है या खुलकर सामने आ रही है। क्या देख पा रहे हैं आप इसके पीछे? आस्था जी, देखिए, विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हुए थे। मैं उनको पसंद नहीं करता हूं वैसे व्यक्तिगत रूप से, लेकिन उनकी एक कोट मुझे बड़ी अच्छी लगती है। उन्होंने कहा था कि जो लोग इतिहास से कुछ सीखते नहीं है वो उस इतिहास को दोहराते हैं और उसके परिणामों से बर्बाद हो जाते हैं। जो आज यूपी में हम परिदृश्य देख रहे हैं, जो राहुल गांधी जी अपनी राजनीति कर रहे हैं, जिस लाइन एंड लेंथ के ऊपर अखिलेश जी राजनीति कर रहे हैं, ये 2007 और उससे पहले मायावती जी करके हट चुकी हैं और वो सफल हुई थी। तो वो उस इतिहास को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस का इतिहास उठा के देखिएगा, माता प्रसाद पांडे जी को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाना बहुत वेल क्राफ्टेड पॉलिसी के थ्रू हुआ था। कांग्रेस ने यूपी में बहुत लंबे समय तक राज किया था, तब वो ब्राह्मण प्लस दलित का गठजोड़ बनाते थे। सोशल इंजीनियरिंग जिसको कहा गया, सोशल इंजीनियरिंग जिसे कहा गया था। तो अखिलेश जी ने उन्हीं किताबों को पन्ने पलट रहे हैं, उन्हीं को किताबों को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं और इसकी शुरुआत उन्होंने बहुत पहले कर दी थी। वो पीडीए के बारे में, पिछड़ा दलित तो क्लियर है, वो ए को कभी अल्पसंख्यक बोलते हैं, कभी ऑल बोलते हैं, कभी अगड़ा बोलते हैं। तो ये ए है, ये फ्लेक्सिबल है, इस ए में किसी को भी बैठाया जा सकता है। तो आज इस ए में ब्राह्मण चेहरे के रूप में, नेता प्रतिपक्ष के रूप में एक ब्राह्मण को बैठाया गया है। ये बात देखा जाए, मनीष जी, ये सवाल तो बार बार सभी पूछ रहे हैं कि आपने एक एग्रेसिव ओबीसी पॉलिटिक्स की, आपने पीडीए के इर्द गिर्द तमाम विपक्षी दलों को इकट्ठा किया और आज भी मुखर होकर पार्लियामेंट में आप वैसी आवाज उठाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब नेता प्रतिपक्ष की बात आई तो माता प्रसाद पांडे का नाम सामने आया। तो इस पर सब लोग यही कहकर घेर रहे हैं कि उस एक के साथ आपने किस तरह खेला कर दिया। कभी कन्वीनियंटली आप उसको अगड़ा कह देते हैं, कभी आधी आबादी कह देते हैं, तो कभी आप उसको अल्पसंख्यक बता देते हैं। इस बार आपने अगड़ा कह दिया। आस्था जी, आपका बहुत वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में आपका बहुत वाजिब सवाल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और अन्य जो दल के लोग हैं जो इस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं वो समाजवादी नीतियों, सिद्धांतों और विचारों के बारे में नहीं जानते हैं। नेताजी ने, लोहिया जी ने और हमारे नेता श्रद्धेय श्री अखिलेश यादव जी ने जिस समता मूलक समाज की परिकल्पना का आधारशिला रखा है उसमें समावेशी समाज का नेतृत्व है। समाज के सभी वर्ग के लोग, अब 7 बार के विधायक माता प्रसाद पांडे जी, जिनके राजनीतिक जीवन पर एक भी दाग नहीं है, किसी भी तरह का आरोप नहीं है, वो नेता प्रतिपक्ष के रूप में योगी आदित्यनाथ जैसे सामंती नेता के सामने अगर खड़ा होकर के बोलेंगे तो वो एक समाजवाद दिखाई देगा। जब वो पिछड़ों की बात करेंगे, दलित की बात करेंगे, अल्पसंख्यक की बात करेंगे, महिलाओं की बात करेंगे, उनके हक और हकूक की बात देश में ये कहते थे जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, सर्वाधिक मत प्रतिशत इनको अल्पसंख्यक समाज ने दिया। आज अल्पसंख्यक समाज की हिस्सेदारी कहाँ? एक बात। दूसरी बात, आस्था जी, आज पूरे प्रदेश को और देश को आपके चैनल के माध्यम से समझना होगा, देश में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। वो जार सरोज के पैसे पे वो षड्यंत्र क्या चल रहा है? हिंदुओं को जातियों में बांट दीजिए, जबकि मुझे लगता है कि और भी धर्मों में जातियां होती हैं और 20-25% वोट धर्म के नाम पे तुष्टीकरण कर लीजिए। आप पूछिए मनीष जी से कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी। मैंने वही सवाल किया कि आपने कन्वीनियंटली ए को इस बार इस तरह डिफाइन कर दिया और वही पूछ रहे एसएन सिंह जी, मनीष जी, कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब ये फॉर्मूला कहां गया? तो क्यों नहीं दिए हिस्सेदारी? ठीक है एसएन सिंह जी, जब आप सुनते हैं। जी, आस्था जी, माता प्रसाद पांडे जी अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत से लोकतंत्र की माता प्रसाद पांडे नहीं, भागीदारी की बात हो रही है। अखिलेश जी जो कहते थे वो क्या भाई? बीच में बोलेंगे, आप बीच में बोलेंगे, दूसरे में दर्द पड़ गया। क्यों बीच में बोल रहे थे? जाना कुछ है नहीं, दूसरे के बीच में क्यों बोल रहे थे? इसलिए कि आपको जानकारी नहीं है। जैसे अखिलेश यादव जी नाराज हो जाते वैसे आप नाराज हो रहे हैं। सिंह जी, नाराज नहीं होगा, उनकी बात आने दीजिए। ठीक है, आपने सवाल उठाया, सवाल के भीतर आपने सवाल उठाया एसएन सिंह जी, उनको उनकी बात आने दीजिए। बोलिए मनीष जी, 10 सेकंड खत्म करिए।
आस्था जी अभी जुमा 3 बरस के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, इसके पहले ये राजनीति में नहीं थे। मैंने आपको पहले ही कहा कितनी बार जेल में गए, कितनी बार जेल में गया, कितनी बार जेल में गया, कितनी बार आंदोलन में गए, कितनी बार जेल में गए। यहाँ पर बहस मनीष सिंह और एसएन सिंह को लेकर ये नहीं हो रही है कि कौन कितना बड़ा नेता है, किसका पोस्टर प्रोफाइल क्या है। आप दोनों अपनी अपनी रेस्पेक्टिव पार्टी का पक्ष रखने के लिए बैठे हैं और पार्टी ने आपको जिम्मेदारी देकर यहाँ पर भेजा है। मनीष जी बात पूरी करिए। आस्था जी देखिए आस्था जी सबसे बड़ी बात है समझने वाली, आज योगी आदित्यनाथ ने बयान को एसएन सिंह जी बात सुन लीजिए, उनकी बात आने दीजिए, बोलिए। देखिए उन्होंने जो बात ओबीसी के बारे में कहा कि ओबीसी हनुमान की भूमिका में है, अरे भाई गजब आदमी है। तो उन्होंने कहा कि हनुमान जी की शक्ति, एक सेकंड मनीष जी आप मेरी बात सुनिए, मुख्यमंत्री ने यह कहा कि हनुमान जी की शक्ति है ओबीसी वर्ग में, और अगर वो एकजुट हो जाए तो लंका को जलने से कोई नहीं रोक सकता। ये शब्द है। एसएन सिंह जी आप शांत रहिए, आप शांत रहिए एसएन सिंह जी, देखिए मैं ऑडियो ऑफ नहीं कराती हूँ किसी का, शांत रहिए आप। बोले मनीष जी 20 सेकंड, और भी पैनलिस्ट इंतजार कर रहे हैं। आस्था जी बहुत वाजिब बात है। ओबीसी को हम सदैव से मानते हैं कि हनुमान जी की ताकत है, उसी हनुमान जी की ताकत ने 2024 के चुनाव में दिखाया है और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में खत्म किया है, और रावण रूपी जो भारतीय जनता पार्टी है उसका दहन किया है उत्तर प्रदेश। अरे भैया उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार, देश में भी बीजेपी की सरकार, है कि रावण कौन है और लंका किसकी है। बहरहाल आप दोनों आमने सामने बताइए, पार्टी और उसके पक्ष को ही आने दीजिए। आप रुक करते हैं अभिमन्यु त्यागी जी का। अभिमन्यु त्यागी जी, समाजवादी पार्टी ने तो ए फॉर अगड़ा कह के अपना राजनीतिक संदेश दिया है, जो भी वो देना चाहती है, लेकिन अब भी आपकी तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से फिर उसी बात को मेंशन कर रही हूं। उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर कहा, बजट के हलवा सेरेमनी की तस्वीर दिखा के, कि मुझे 73% इसमें नजर नहीं आ रहा। वो अधिकारियों की तरफ इशारा कर रहे थे, कह रहे थे इनमें कोई दलित अधिकारी नहीं है, इनमें कोई आदिवासी समाज से अधिकारी नहीं है। देखिए आस्था जी, जब भारतीय जनता पार्टी कहती है सबका साथ सबका विकास, तो इसका मतलब यह होना चाहिए कि सबको मुख्य धारा में लाने का काम किया जाना चाहिए जो वंचित तबका है। लेकिन जैसे अभी सिंह साहब ने बताया कि इतने मंत्री इतने वो, लेकिन अगर माता प्रसाद जी यहाँ समाजवादी पार्टी उनको जिम्मेदारी देती है तो ये अपना एक चेहरा दिखाते हैं, यानी ये लोग ब्राह्मण विरोधी भी हैं साथ में, क्योंकि इनको बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। क्या ब्राह्मण मुख्य धारा में नहीं काम कर सकता? आप बताइए सिंह साहब, क्या उनको मौका नहीं मिलना चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऊंच नीच भेदभाव ये कौन करता है? कौन करता है भैया? देश के संसाधनों पे एक का अधिकार कौन बताता है? कौन बताता है? मुझे बोलने दिया जाए। हमें तो किसी से तकलीफ नहीं है। पिछड़ों की इतनी चिंता है तो आप काम कीजिए कांग्रेस पार्टी की तरह। हमने पिछड़ा आरक्षण लागू किया, पढ़ाई में लागू किया, नौकरियों में लागू किया। नेहरू जी पिछड़े थे, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी पिछड़ी थी, राजीव गांधी जी पिछड़े थे, क्या काम कर रहे हैं? सोनिया गांधी जी पिछड़ी है, क्या काम कर रहे हैं जब नौकरियां? कोई जानकारी है आपको? एक भी पिछड़ा गिनाइए। 50 साल देश में राज किए, किस पिछड़े को क्या हिस्सेदारी दिए? अब मैं चुनौती देता हूँ, 5 चीजें बताइए आपने पिछड़े के लिए क्या किया? आपने देश के संसाधनों पे एक का अधिकार बताया, आपने हिंदुओं को आतंकवादी बताया, आपने एक बंदी दूसरे की नसबंदी की छूट दी, आपने तालीम की शिक्षा की छूट दी, आप तो तुष्टिकरण का कार्य किए, प्रधानमंत्री भी बने तो पिछड़े नहीं थे। पिछड़े से क्या? ठीक है अभिमन्यु जी, एसएन सिंह जी आप दोनों शांत हो जाइए, राहुल जी आप दोनों शांत हो जाइए। अजयवीर सिंह जी, सवाल यहाँ पे भाजपा ने शिवपाल यादव को लेकर भी उठाया कि नेता प्रतिपक्ष की बात थी तो एक बार फिर से जो है वो इनको इग्नोर किया गया। सीनियर लीडर है पार्टी के, मुश्किल समय में उनके साथ आए, चुनाव लड़ा, और नेता प्रतिपक्ष अगर उनकी सीनियरिटी को भी देखा जाए, फाउंडर मेंबर के हिसाब से भी देखा जाए, तो ये मान करके चला जा रहा था कि अब शिवपाल यादव की अगली राजनीतिक बड़ी भूमिका क्या होगी। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे बने, तो अब शिवपाल यादव को लेकर भाजपा पूछ रही है या सपा पर निशाना साध रही है कि एक बार फिर से जो है वो चाचा की अनदेखी की गई। आस्था जी देखिए, अखिलेश जी ने जब नेता प्रतिपक्ष से इस्तीफा दिया था, सब लोग ये मान रहे थे कि शायद ये जिम्मेदारी अब शिवपाल यादव जी को दी जाएगी, लेकिन लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से अखिलेश यादव जी पर परिवारवाद के एक आरोप लगा, एक जातिवाद का आरोप लगा, हमें लगता है कि शिवपाल जी उसके शिकार हुए हैं। शिवपाल जी लेकिन आप चुनाव देखिए, लोकसभा चुनाव में अगर टिकट को उठाकर देखिए तो लगभग
पूरे यादव परिवार के सदस्य लड़े भी हैं, जिन जिनको टिकट दिया गया था बड़े पैमाने पर वो जीते भी हैं, संसद में भी हैं। यदि ये सिर्फ परिवारवाद की बात होती, परमवीर जी आपको क्या लगता है, शिवपाल यादव से ऊपर माता प्रसाद पांडे? आस्था जी, अगर शिवपाल यादव जी को बनाया जाता है तो निश्चित रूप से उनपे परिवारवाद का एक आरोप और लगता। और मुझे हमें डॉक्टर परमवीर सिंह, ठीक है अजय वीर जी। आस्था जी देखिए, पहले दिन से मैंने भी कई डिबेट कवर की थी कि शिवपाल यादव जी का चुनाव होने हैं, उनसे डरे हुए हैं, उन्हें लगता है कि हमारी हार ना हो जाए। ये पीडीए के नाम पर सिर्फ वोट लेने का काम करते हैं, ठीक है अजय वीर जी, तो कोई जिम्मेदारी देने का काम नहीं करते। बोले परमवीर जी। देखिए, शिवपाल यादव जी का नेता प्रतिपक्ष बनना कभी भी तय नहीं था। अखिलेश यादव जी बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उनके पीछे जब वो दिल्ली में हो एक पावर सेंटर दोबारा से यूपी में खड़ा हो जाए, क्योंकि अखिलेश यादव जी बड़ी मुश्किल से पार्टी को संभाल पाए थे, जोड़ पाए थे। उस समय वही फिर गुटबाजी वहां शुरू हो जाए, तो ऐसा पहले दिन से तय था। मैंने कई लोगों के वक्तव्य सुने थे कि शिवपाल यादव जी का तय था कि वो नहीं बनने वाले हैं, क्योंकि दूसरा पावर सेंटर समाजवादी पार्टी के अंदर अखिलेश यादव। तो परमवीर जी क्या भूमिका होगी शिवपाल यादव की? देखिए, जैसे निर्णायक दल होता है कि आप एक फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड जैसे होते हैं ना, वही शिवपाल यादव जी करने वाले हैं। फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड वो सलाह दे सकते हैं बाहर से, लेकिन मुझे नहीं लगता है आने वाले समय में, आप कभी भी, वैसे समय जा चुका है अब तो उनको कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण पद समाजवादी पार्टी में दिया जाएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी अब इंदिरा जी के टाइम पे जैसे कांग्रेस को बोलते थे, कांग्रेस इज इंदिरा, इंदिरा इज कांग्रेस, तो आज समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, अखिलेश यादव इज समाजवादी पार्टी। इसी दूरी के ऊपर बहुत तरह के आकलन है। और माता प्रसाद पांडे जो कि अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाए जा चुके हैं, समाजवादी पार्टी अभी भी मॉनसून ऑफर का जिक्र कर रही है, तो अब बीजेपी ने उसका जवाब शिवपाल यादव पर तंज कस के देना शुरू कर दिया है। बहरहाल आप सभी मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एक बार फिर से केशव प्रसाद मौर्य ने तंज कस दिया है कि चाचा आस लगाए थे लेकिन भतीजे ने निराश कर दिया। केशव मौर्य के बयान पर शिवपाल यादव ने पलटवार करके जवाब दिया और कहा कि वो बड़बोले नेता हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि वो अपना ही विभाग नहीं संभाल पा रहे। तो मायावती ने भी सवाल उठा दिए नेता प्रतिपक्ष पर और कहा कि पीडीए की जगह ही नहीं है समाजवादी पार्टी में। सीएम योगी ने भी ओबीसी को लेकर बड़ा बयान